हेलो दोस्तों, आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यह कहानी इतनी फिल्मी है कि हकीकत में इस पर सस्पेंस फिल्म भी बनाई गई है। यह कहानी जापान के एक ऐसे अपराधी की है जो कत्ल करके लगातार वहां की पुलिस से भागता रहा और यह अपराधी इतना चालाक था, इसके बारे में पुलिस को 8000 से भी ज्यादा जानकारी मिली थी और यह अपराधी पुलिस की पकड़ से काफी दूर रहा। इस अपराधी की जानकारी देने के लिए जापान पुलिस ने इनाम भी रखा था। वह इनाम था 10 मिलियन युआन। पूरे जापान में इसके 50,000 से भी ज्यादा पोस्टर लगवाए गए थे, लेकिन फिर भी पुलिस को क्यों 30 महीने लगे इस अपराधी को पकड़ने में। यह अपराधी ऐसा क्या करता था जो पुलिस को चकमा देने के लिए कामयाब रहा। और तो और जापान के यंग लड़के और लड़कियां इस अपराधी के फैन बन चुके थे और उन्होंने इस लड़के के नाम से फैन वेबसाइट तक बना डाली, जैसे कि इंस्टा और फेसबुक पर। और कैसे इस अपराधी ने जेल के अंदर बैठकर करोड़ों रुपए कमाए। आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को कर दें लाइक। और चलिए अभी कहानी को करते हैं शुरू। यह कहानी शुरू होती है लिंडसे ओकर से। लिंडसे ओकर अपने माता पिता के साथ और अपनी बहन के साथ ब्रिटेन शहर में रहती थी और लिंडसे 22 साल की लड़की थी और अभी कुछ दिनों पहले ही लिंडसे की बायोलॉजी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हुई थी। लिंडसे एक वो लड़की थी जो अपनी लाइफ में सेटल होने से पहले ही पूरी दुनिया घूमना चाहती थी और अपने इस सपने को वो अपने बॉयफ्रेंड रियान के साथ पूरा करना चाहती थी। अब दोस्तों, दुनिया कौन नहीं घूमना चाहता, पर लेकिन दुनिया घूमने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब लिंडसे के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो पूरी दुनिया घूम सके। फिर इसलिए लिंडसे ने पहले जॉब करके कुछ पैसे कमाने का सोचा। लिंडसे काफी इंटेलिजेंट लड़की थी और उसका टीचिंग करने में काफी मन था। उसे किसी ने कहा कि जापान में जाकर वह पढ़ा सकती है और उसको पैसे भी काफी अच्छे मिलेंगे। इसीलिए लिंडसे अक्टूबर 2006 में जापान जाती है और वहाँ जाकर इंग्लिश पढ़ाने के लिए इंटरव्यू देने लगती है। उस समय वहाँ पर नोवा नाम का एक इंस्टीट्यूट था और इसमें लिंडसे ने भी अप्लाई किया था। फिर नोवा में लिंडसे का इंटरव्यू होता है जिसमें वो सिलेक्ट हो जाती है। जापान में नोवा इंस्टीट्यूट की काफी सारी ब्रांच थी, लेकिन लिंडसे को टोक्यो के इकोवा शहर की ब्रांच में इंग्लिश पढ़ाने के लिए जॉब मिली। लिंडसे ने अपने रहने के लिए नोवा इंस्टीट्यूट के पास ही अपार्टमेंट किराए पर लिया। यहाँ पर उसके साथ नोवा इंस्टीट्यूट की 2 और टीचर मिल गई और फिर लिंडसे की उन दोनों के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और वह हर रोज अपने घर वालों और अपने बॉयफ्रेंड रियान के साथ फोन पर बातें करती थी। उसके बॉयफ्रेंड यानी रियान ने लिंडसे को बताया था कि उसे जापान ब्रिटेन से काफी ज्यादा सेफ लगता है। और अब वक्त है कहानी में विलन से आपका इंट्रोडक्शन करवाने का। दोस्तों, यह है ताजासुहा इचिहाशी। घटना के वक्त यानी 2007 में इसकी उम्र 28 साल थी और यह टोक्यो के इशिकावा अकेला एक अपार्टमेंट में रहता था। ताजासुहा के पिता जाने माने ब्रेन सर्जन थे और उसकी माँ की भी काफी अच्छी जॉब थी। ताजासुहा एक रईस घर का बिगड़ा हुआ बेटा था और उसको जेब खर्च करने के लिए महीने के 60,000 रुपए मिलते थे और वह सारा दिन घूमता फिरता और अकेला बैठा रहता था। ताजसुआ में बस एक ही अच्छी आदत थी कि वो अपने फिटनेस का काफी ध्यान रखता था और रोज की 25 या 30 किलोमीटर साइकिलिंग करता था और सुबह जिम भी जाता था। इसके अलावा ताजसुआ मार्शल आर्ट भी करता था। ताजसुआ ने एक दिन मेट्रो में लिंडसे को देखा और उसे देखते ही रह गया। लिंडसे उस समय इंस्टीट्यूट में जा रही थी। जैसे ही वो अपने स्टेशन पर उतरती है तो ताजसुआ भी उसके साथ ही पीछे पीछे चलने लगता है। अब उसने लिंडसे का ना ही इंस्टीट्यूट देख लिया बल्कि उसकी टाइमिंग भी नोट कर ली कि वो कब आती है और कब जाती है। इस दिन के बाद हर दिन ताजसुआ मेट्रो स्टेशन पर लिंडसे का इंतजार करता है और उसके इंस्टीट्यूट तक उसके पीछे जाता है। तो दोस्तों, ताजसुआ एक बिगड़ा हुआ लड़का तो था ही, लेकिन वो चालाक भी बहुत था। एक दिन लिंडसे अपनी क्लास लेकर मेट्रो की तरफ वापस आ रही थी और आज ताजसुआ मेट्रो में उसके पीछे ही खड़ा था और उसने हिम्मत करके लिंडसे से हाय बोला। उसने कहा कि आप तो मेरी इंग्लिश की टीचर हो जो कि नोवा इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हो। लेकिन दोस्तों, लिंडसे को अपने हर एक स्टूडेंट के बारे में पता था और उसने ताजसुआ से कहा कि वो उसे नहीं जानती, शायद आपको कुछ गलतफहमी हुई है। और इतना बोलकर लिंडसे अपने स्टेशन पर उतर जाती है। इसके बाद लिंडसे तेजी से पार्किंग की तरफ पहुंचती है और वहां पर उसकी साइकिल खड़ी होती है। वो उसे लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो ताजसुआ उसी की तरफ आ रहा था। उसे इग्नोर करके लिंडसे अपने घर की ओर जाने लगती है। काफी दूरी तय करने के बाद लिंडसे ने पीछे देखा तो ताजसुआ भी उसके पीछे ही पीछे दौड़ रहा था। लेकिन 10 मिनट के बाद लिंडसे अपने अपार्टमेंट के सामने थी और ताजसुआ भी वहीं पहुंच जाता है। ताजसुआ ने लिंडसे से कहा, मेरी इंग्लिश काफी कमजोर है और मैं आपसे पर्सनल ट्यूशन लेना चाहता हूँ। लेकिन लिंडसे को उसका बर्ताव काफी बुरा लगा और उसने मना कर दिया। दोस्तों, ताजसुआ एक बहुत ही चालाक लड़का था। उसने लिंडसे से कहा, उसको एक गिलास पानी पिला दो और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर लिंडसे को लगा कि अगर मैं इस लड़के को मेरे घर के अंदर
बुलाकर अपनी रूममेट से मिलवा दूंगी तो इसको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रहती। लिंडसे तासुआ को बुलाकर अपने रूममेट से मिलवाती है और उसके लिए किचन में पानी लेने चली जाती है। इतने में तासुआ पेन और पेपर लेकर लिंडसे का एक स्केच बनाता है और उस पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिख देता है। पानी पीने के बाद तासुआ जब जाने लगता है तो लिंडसे उसे छोड़ने के लिए बाहर तक आती है और दोस्तों वहाँ से जाने से पहले तासुआ अपनी आखिरी चाल चलता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझको इंग्लिश पढ़ाओगी तो मैं तुमको $15 दूंगा, पढ़ाने की जगह भी तुम ही डिसाइड कर लेना। और लिंडसे भी यहाँ पर अपने सपने को पूरा करने के लिए आई थी और उसने 1 घंटे के $15 मिलने का मौका भी काफी अच्छा मिल रहा था। लिंडसे ने तासुआ से कहा कि हम 25 मार्च से ही तुम्हारी क्लास शुरू कर देंगे, लेकिन क्लास कैफे में ही होगी। तासुआ ने कहा कि ठीक है। उसके वहाँ से जाने के बाद लिंडसे ने अपने बॉयफ्रेंड से यह सारी बातें बताई। उसने कहा कि तासुआ एक बेवकूफ लड़का है जिससे उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। 25 मार्च की सुबह लिंडसे कैफे पर पहुंच जाती है जहां पर तासुआ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। लिंडसे ने उसे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाया और तासुआ ने भी उसे सीरियस ही दिखाया कि वो इंग्लिश पढ़ने में काफी सीरियस है, लेकिन असल में तासुआ के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। जब इनकी पहली क्लास खत्म हुई तो यह दोनों यहाँ से जाने के लिए उठने लगे, लेकिन तभी तासुआ ऐसा बिहेव करने लगा कि जैसे कि उसको अपना पर्स मिल ही नहीं रहा। तासुआ ने कहा कि शायद वो अपना पर्स घर भूल गया है। उसने लिंडसे से कहा कि यहाँ से मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है, अगर आप चाहो तो हम टैक्सी से मेरे घर तक चल सकते हैं और वहाँ पर मैं आपको आपकी फीस दे दूंगा। लिंडसे को जापान बहुत ही सेफ लग रहा था, लेकिन ऐसा अनजान आदमी पर भरोसा करना काफी बड़ी भूल थी। लिंडसे तासुआ के साथ उसके घर चली जाती है। इन्होंने कैफे के बाहर से ही टैक्सी बुक कर ली थी और थोड़ी ही देर में यह तासुआ के घर पहुँच जाते हैं। लिंडसे ने टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर बोला कि तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं 5 मिनट में वापस आऊंगी। ऐसा बोलकर लिंडसे अंदर चली गई, लेकिन जब वो थोड़ी देर में वापस नहीं आई तो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया। लिंडसे को ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसका यह दिन आखिरी दिन होगा। और दूसरी तरफ उसकी रूममेट रात के डिनर के लिए उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन लिंडसे देर रात तक घर नहीं आती तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को बताया कि हमारी फ्रेंड लिंडसे अभी तक घर नहीं आई है। लेकिन पुलिस ने इस मामले को 1-2 दिनों तक ही लिंडसे को इधर उधर देखा और वो 2 दिनों तक अपने कोचिंग सेंटर भी नहीं गई थी। इसलिए नोवा इंस्टीट्यूट ने उसके घर वालों से पूछताछ की कि लिंडसे 2 दिन तक कहाँ पर है, वो अभी तक हमारे इंस्टीट्यूट पर पढ़ाने के लिए नहीं आई। लेकिन उसके घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया कि यहाँ पर तो लिंडसे नहीं आई। लेकिन नोवा इंस्टीट्यूट वालों ने पुलिस को जानकारी दी कि लिंडसे 2 दिनों से मिल नहीं रही। लिंडसे के पिता भी अगले ही दिन जापान पहुँच जाते हैं और उन्हीं के साथ उसका बॉयफ्रेंड रियान भी जापान पहुँच जाता है। और फिर इधर जापान की पुलिस की आँख खुलती है और वो सबसे पहले लिंडसे के अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पर उनकी मुलाकात लिंडसे के 2 रूममेट से होती है। और फिर यह दोनों पुलिस को तासुआ के बारे में बताते हैं और साथ ही वो पुलिस को लिंडसे का एक स्केच भी दिखाती है जो कि तासुआ ने बनाया था। लेकिन तासुआ ने उस स्केच पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिख रखा था। रियान ने भी तासुआ पर शक किया क्योंकि लिंडसे ने रियान को बताया था कि एक लड़का है जो कि उसे इंग्लिश पढ़ना चाहता है। यह सुनकर पुलिस के 2 ऑफिसर तासुआ के घर पहुंच जाते हैं और वो सिर्फ उसके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। पुलिस वाले चाहते थे कि तासुआ खुद ही गेट खोलकर बाहर आ जाए, लेकिन दोस्तों पुलिस के ऐसे व्यवहार की वजह थी जापान का कानून। उस समय जापान में एक नियम था कि पुलिस बिना कोर्ट के ऑर्डर के किसी घर का दरवाजा नहीं तोड़ सकती और न ही उसे खटखटा सकती। तासुआ के घर की सारी लाइट बंद थी, जिसकी वजह से पुलिस वाले को लगता है कि शायद इस वक्त वो घर पर नहीं है। पुलिस वाले वापस जाने की सोच रहे थे कि तभी तासुआ के एक पड़ोसी ने पुलिस वालों को अपने इशारे से अपने पास बुलाया। यह पड़ोसी पुलिस को अपने घर के अंदर ले जाता है और उन्हें बताता है कि तासुआ अभी अपने घर के अंदर ही है। यह पड़ोसी उन्हें एक और अजीब बात बताता है कि एक दिन पहले यानी 26 तारीख को तासुआ के घर से एक आवाज आ रही थी कि मानो कोई भारी चीज को घिसड़ कर बाहर बालकनी में लाया हो। फिर पुलिस वालों ने इसी पड़ोसी की बालकनी में जाकर देखा तो उन्हें तासुआ की बालकनी में एक व्हाइट बाटअप दिखता है। अब पुलिस वालों को शक होने लगता है और वहाँ पर थोड़ी देर में और भी पुलिस ऑफिसर बुला लिए जाते हैं और सभी अलग अलग फ्लोर में अपनी
पोजीशन लेकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले आपसी में बातें कर रहे होते हैं कि तभी तासुआ ने अपने घर का मेन गेट खोला और घर से बाहर आ गया और उसने अपनी कमर पर एक बैग भी टांग रखा था और अपने पैरों में मोजे पहन रखे थे। इससे पहले कि पुलिस वाले उसे कुछ पूछताछ करते वह वहाँ से भागना शुरू कर देता है। दोस्तों, कहानी के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि तासुआ एक फिटनेस बॉय था और वो दौड़कर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो आसानी से गायब हो गया। इधर पुलिस वाले तासुआ के घर की तलाशी शुरू कर देते हैं तो घर के अंदर उन्हें लिंडसे का बिखरा हुआ सामान मिलता है। इसके अलावा उन्हें वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल विग्स भी मिलते हैं। फिर पुलिस वाले बालकनी में जाते हैं। व्हाइट कलर का बाथटब रखा हुआ था और दोस्तों इस बाथटब को उसने मिट्टी से भर रखा था और जैसे ही पुलिस वालों ने उस बाथटब से मिट्टी को हटाना शुरू किया तो उन्हें रेत के अंदर एक इंसान का हाथ दिखता है। इसका मतलब तासुआ ने लिंडसे को मारकर इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से इसमें मिट्टी डाल दी। उसने ऐसा शायद ही सोचा होगा कि ऐसा करने से लाश की बदबू रुक जाएगी। उसने लिंडसे को मारने के बाद उसके पूरे शरीर को सेव कर दिया था और लिंडसे के चेहरे पर गहरे चोट के निशान भी थे और साथ ही उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि लिंडसे के साथ कई बार रेप किया गया था। जापान की पुलिस को लग रहा था कि वो तासुआ को 2 या 3 दिनों के अंदर ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन दोस्तों उनको यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह अपराधी कितना शातिर है और इसे पकड़ने में उनके कितने पसीने छूटने वाले हैं। पुलिस ने 27 मार्च को लिंडसे के पिता को फोन करके हॉस्पिटल बुलाया और फिर लिंडसे के पिता और रियान अस्पताल पहुंच जाते हैं। फिर लिंडसे के पिता ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया। बिल ने कसम खाई कि जब तक उसकी बेटी का कातिल नहीं जाता वो चैन की सांस नहीं बैठेगा। और दोस्तों आप यह वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छे से जान जाओगे कि बिल ने यह कसम कितनी अच्छे से निभाई। पुलिस ने उसी दिन तासुआ के पोस्टर पूरे शहर में लगवा दिए जिसमें उसकी कुछ फोटो लड़की के रूम में भी थी। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पुलिस को तासुआ के घर से नकली बैग भी मिले थे जिसकी वजह से पुलिस को पूरा शक था कि वह अपना बेस बदलकर शहर में घूम रहा है। पुलिस ने उसके ऊपर 1 मिलियन युआन का इनाम भी रखा था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और अभी भी तासुआ पुलिस की पहुंच से काफी दूर था। इधर लिंडसे के पिता को यह लग रहा था कि कहीं पर यह केस ठंडा न पड़ जाए, इसलिए उन्होंने केस को ब्रिटेन के सरकार के सामने रखा और उसने मदद मांगी। बिल ने अपने देश की सरकार पर मीडिया के जरिए दबाव भी डाला और इसका फायदा यह भी हुआ। जून 2007 में ब्रिटेन पुलिस की एक टीम को जापान भेजा गया ताकि दोनों देशों की पुलिस इस केस पर काम कर सके। इसकी वजह से तासुआ तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन अब जापान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा और बिल वापस अपने देश आ गया। पर वो हर हफ्ते जापान की मीडिया को मेल भेजता रहा और उनको इस केस को दिखाने के लिए बोलता रहा और अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा था और फिर इस घटना को 1 साल हो गया। इस घटना की बरसी यानी 25 मार्च 2008 को लिंडसे का पूरा परिवार जापान पहुंच जाता है, जहां पर यह लोग मीडिया से मीटिंग करते हैं, अपनी बात जापान की सरकार तक पहुंचाने को बोलते हैं। लिंडसे के पिता की बात रंग लाई थी। देखते ही देखते जापान में इस केस के बारे में फिर से बातें होने लगी। पुलिस फिर से जापान में 30,000 पोस्टर लगवा देती है और इनाम को 1 मिलियन युआन से बढ़ाकर 10 मिलियन युआन रख दिया जाता है। दोस्तों इधर तासुआ टोक्यो के आसपास के शहरों में छुपकर रहता था। उसने अपने लिए कुछ कैप और चश्मे खरीद रखे थे ताकि उसे कोई पहचान ना सके और वो ऐसे इलाकों में नहीं जाता था जहाँ पर कैमरे लगे होते थे। इसके अलावा उसने एक रूल बना लिया कि वो 1 घंटे से ज्यादा किसी भी जगह पर नहीं रुकेगा। पुलिस को बहुत सी कॉल मिलती है जिसमें उन्होंने तासुआ के मिलने का पता मिलता है। जब तक वहाँ पर पुलिस पहुँचती है वहाँ से तासुआ भाग जाता था और उसके पीछे उसका 1 घंटे वाला रूल काम आ रहा था। एक दिन वह रात के डिनर के लिए निकलता है तो उसने अपना एक नया पोस्टर मिलता है। अपना पोस्टर तो तासुआ ने कई बार देखा था, लेकिन आज पहली बार वो इतना डर गया था और उसके डर का कारण था उसके ऊपर रखी गई 10 मिलियन युआन राशि। उसे ये अच्छे से पता था कि इतनी रकम पाने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जाएंगे और तासुआ को लगता था कि यह केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। जब उसने देखा कि पुलिस ने इनाम को 10 गुना बढ़ा दिया है तो वो काफी परेशान होने लगा। उसी रात वो कुछ खाए पिए वहाँ से चला जाता है। अपने रूम पर पहुंचकर तासुआ एक नया प्लान बनाने लगता है। वो चाहता था कि मेरा पुलिस से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो देश छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा करने के लिए सोचा जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। उसने खुद से ही अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करने का प्लान बनाया। उसने तभी एक पेपर कटर उठाया और एक शीशे के सामने जाकर बैठ गया और सबसे पहले उसने अपने चेहरे पर 2 तिलों को देखा, क्योंकि उसके पोस्टर में हर जगह यह लिखा होता था कि तासुआ के चेहरे पर 2 तिल है। हिम्मत करके तासुआ ने इन दोनों तिलों को कटर से काट देता है। इसके बाद वो अपने होठों को काट कर
छोटा करना चाहता था। इसके लिए उसने एक कैंची उठाई और अपने ओठों को काटने लगा, लेकिन ऐसा करने में उसे इतना दर्द हुआ कि उसके हाथ से कैंची छूटकर नीचे गिर गई। आज वो किसी भी हाल में अपने चेहरे को बदलना चाहता था। उसने एक सुई धागा लिया और अपनी नाक के पास से खाल को ऊपर की तरफ उठाया और छिलने लगा। एक हफ्ते बाद उसने यह टाके अपने घर पर ही खुद ने ही काट लिए। उसके चेहरे में थोड़ा सा तो बदलाव आया, लेकिन फिर भी उसे अभी भी पहचाना जा सकता था। फिर वो सोचता है कि उसने किसी प्लास्टिक सर्जरी करने वाले के पास तो जाना ही पड़ेगा। कुछ महीने बाद तासुआ अपने चेहरे की सर्जरी करवा लेता है और अब उसने अपनी नाक को थोड़ा छोटा करवा लिया था और जापान के कानून के मुताबिक सर्जरी करने से पहले और बाद में फोटो लेना कंपलसरी होता है। जिस डॉक्टर ने तासुआ की सर्जरी की थी वो एक दिन बाजार में वो तासुआ का पोस्टर देखता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को कहीं पर पहले देखा है। फिर वो तुरंत अपने क्लिनिक पर जाता है और अपनी सारी फाइलों को देखता है। फिर उसे एक फाइल में तासुआ की फोटो मिलती है। डॉक्टर तुरंत इन फोटो को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जिसके बाद पुलिस तासुआ के नए लुक वाले पोस्टर को जापान में हर जगह लगवा देती है। 25 मार्च 2009 को लिंडसे की मौत की दूसरी बरसी हो गई थी और फिर बिल अपने परिवार के साथ जापान पहुंच जाता है। इस बार भी उन्होंने मीडिया को बुलाया और फिर से न्यूज पर तासुआ की खबर चलाने का बोला और फिर से जापान में इस केस पर चर्चा चलने लगी और फिर से जापान की पुलिस ने तासुआ के नए लुक में पोस्टर लगवा दिए। तासुआ को इस बात का पता चला तो वो पहले से भी ज्यादा डर गया था। दोस्तों, एक दिन पुलिस को खबर मिलती है कि तासुआ समुद्री जहाज के रास्ते फिलिपींस भागने की फिराक में है। उसे आखिरी बार कोस्का के सी पोर्ट पर देखा गया था। पुलिस तुरंत कुछ ऑफिसरों के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचकर उसकी तलाश शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में पुलिस को एक आदमी रेस्टोरेंट के बाहर आता दिखाई देता है। उसने एक हुड्डी पहन रखी थी और बालों को अपनी आंखों के ऊपर ढक रखा था और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि तासुआ था। उसने जैसे ही इतनी सारी पुलिस को अपने चारों ओर देखा तो वो समझ गया कि आज उसका काम खत्म हो चुका है। एक पुलिस ऑफिसर ने उसे कहा कि अपना नाम बताओ, तो जवाब में वो बोलता है कि मैं हूँ तासुआ। इतना सुनकर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और देखते ही देखते जापान में यह खबर फैल जाती है। दिसंबर 2009 में तासुआ पर रेप और मर्डर के चार्ज लगते हैं। कोर्ट में केस चलते चलते साल 2011 आ गया। दोस्तों, तासुआ के बारे में आप यह तो जान गए होंगे कि वो कितना चालाक था और फिर उसने जेल में बैठकर अपने ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम था बिफोर आई वॉज अरेस्टेड। इस बुक में उसने लिंडसे को मारने की बात को कबूल किया था, लेकिन इस बुक में उसने अपने 6 महीने की जर्नी के बारे में भी लिखा था और उसमें लिखा था कि इन 30 महीनों में उस पर क्या बीती और उसने क्या किया था पुलिस से बचने के लिए, जैसे खुद पर प्लास्टिक सर्जरी करना, बेस बदल कर मार्केट में घूमना और उसने ऐसे अनेकों काम किए थे जो कि आप सोच भी नहीं सकते और यह सब उसने अपनी बुक में भी लिखा था। और यह बुक की कॉपी जापान के साथ साथ ब्रिटेन में भी खूब बिकी। इसकी सेल करोड़ों में चली गई। तासुआ अच्छा दिखने के लिए यह सारा पैसा लिंडसे के परिवार को देने की मांग करता है। लिंडसे के पिता यह पैसा लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। और दोस्तों, इस बुक की वजह से तासुआ रातों रात क्रिमिनल से हीरो बन गया था। जापान के यंग लड़के और लड़कियां इसे काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और तासुआ के नाम पर उन्होंने एक फैन वेबसाइट तक बना डाली। और तासुआ वहाँ के लोगों को एक कूल हैंडसम लड़का लग रहा था। लोग अब मांग करने लगे थे कि उसे फांसी की सजा न दी जाए। केस की सुनवाई के लिए लिंडसे के माता पिता एक बार फिर जापान पहुँचते हैं। उन्होंने जज से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी कि तासुआ को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तासुआ ने एक बार फिर से अपनी चाल चली और वो कोर्ट में जमीन पर लेटकर लिंडसे के माता पिता के सामने माफी मांगने लगा। उसने बोला कि मेरी लिंडसे को मारने की कोई प्लानिंग नहीं थी और मैंने तो बस उसकी आवाज दबाने के लिए उसके फेस को दबाया था, जिसकी वजह से वो मर गई। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि लिंडसे के फेस पर चोट के निशान काफी थे और साथ ही उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। खैर, कोर्ट ने इस कत्ल के लिए उसे दोषी माना गया और फांसी की सजा देने की बजाय उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट का यह मानना था कि तासुआ कोई सीरियल किलर नहीं है और वो अभी भी सुधर सकता है। इस फैसले से लिंडसे का परिवार इतना खुश तो नहीं हुआ, पर उन्होंने यह फैसला स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें।